हेलो डॉक्टर्स। तो हमने इम्यूनोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किया था और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने समझा था कि इम्यूनिटी क्या होती है। हमने इम्यूनिटी के टाइप्स भी समझे थे कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने बताया था कि वो इम्यूनिटी जैसे बच्चा साथ लेके पैदा होता है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और वो इम्यूनिटी जो बच्चे को इस एनवायरमेंट में आने के बाद इस एनवायरमेंट के एक्सपोजर होने से जो मिलती है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बेसिकली हमको बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स से मिलती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स से मिलती है। हमने अगेन डिस्कस किया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमने ये भी बताया था कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये हमको मिलती है टी लिम्फोसाइट्स से, और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये हमको मिलती है बी लिम्फोसाइट्स से। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और इस टी लिम्फोसाइट्स से कैसे हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है इसके बारे में हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे बी लिम्फोसाइट्स के बारे में, और कैसे हमको बी लिम्फोसाइट्स से एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है इसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या हैं बेसिकली? तो ये लिम्फोसाइट सेल्स हैं। अब लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती हैं? तो आपको पता है जो डब्ल्यूबीसी होती है वो दो तरह की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स तीन तरह की होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, और एग्रेनुलोसाइट दो तरह की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के थ्री टाइप्स होते हैं, एनके सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या है? बेसिकली एक तरह की डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, अगर इनकी परसेंटेज की बात करें, परसेंट अमाउंट की अगर मैं बात करूं, तो टोटल लिम्फोसाइट्स का यानी इन टोटल लिम्फोसाइट्स का 20 to 30% जो होता है वो क्या होती है? बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। यानी टोटल लिम्फोसाइट्स का 20 to 30% होती हैं। कंपेरेटिवली आप टी लिम्फोसाइट्स का भी देखते जाइएगा, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि बी लिम्फोसाइट 20 to 30% होती हैं, जबकि टी सेल्स जो होती हैं वो 60 to 70% होती हैं। बी सेल्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है और उनका मैचुरेशन भी बोन मैरो में होता है, जबकि टी सेल्स का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है लेकिन उनका मैचुरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। अच्छा, बी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो गया और उनका मैचुरेशन भी हो गया, टी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो गया और उनका मैचुरेशन थाइमस में हो गया। अब बात आती है कि मैच्योर ये हो गए, अब ये मैच्योर होने के बाद यहां से कहां जाएंगे? ये हमारी बॉडी के किस पार्ट में जाके सेटल करेंगे? अगर बी सेल्स हैं तो उनका मैचुरेशन बोन मैरो में हो गया है, तो ये बोन मैरो से निकल के बाहर जाके कहां सेटल होंगी? बॉडी में। वैसे अगर टी सेल्स हैं तो वो थाइमस में मैच्योर हो चुकी हैं, थाइमस से बाहर निकल के जाएंगे तो कहां जाके सेटल होंगी? बॉडी में। तो बेसिकली अब हम समझ रहे हैं सेटल्ड साइट कि ये कहां जाके सेटल्ड होती हैं। तो बॉडी में जो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वहां जाके ये सेटल होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में हम बात करें तो ये है लिम्फ नोड, स्प्लीन और हमारा जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहां जाके ये सेटल होंगी। चलो बी सेल के बारे में बात करते हैं। बी सेल जो होती हैं वो इस लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाके सेटल होती हैं। अच्छा, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन क्या होता है? मान लीजिए कि ये लिम्फ नोड है, ये क्या है? लिम्फ नोड है। इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, इसमें मैक्रोफेजेस रहती हैं। इस मेडुला के जस्ट बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स, इसमें टी लिम्फोसाइट रहती हैं। और जो सबसे बाहर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, इसमें क्या रहती है? हमारी बी लिम्फोसाइट्स रहती है। तो दोनों की लोकेशन क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब स्प्लीन में बात करते हैं। तो स्प्लीन जो होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक व्हाइट पल्प वाला रीजन और एक रेड पल्प वाला रीजन। व्हाइट पल्प वाला रीजन व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि वहां पे अबंडेंट अमाउंट में डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं। रेड पल्प वाला एरिया रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं, ब्लड फिल्ड कैविटी पाई जाती है। तो आपको पता है कि व्हाइट पल्प व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो टी सेल और बी सेल पाई जाएंगी वो कहां पाई जाएंगी? व्हाइट पल्प में पाई जाएंगी। कहां पाई जाएंगी? व्हाइट पल्प में पाई जाएंगी, क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट पल्प में पाई जाएंगी। थोड़ा सा अंतर होता है, जो आपकी टी सेल्स होती हैं वो व्हाइट पल्प में भी हमारा पाल्स वाला जो रीजन होता है वहां होती हैं, जबकि बी सेल्स जो होती हैं वो थ्रू आउट द व्हाइट पल्प होती हैं। अभी पाल्स वाला रीजन क्या होता है? तो जो स्प्लीन के अंदर जो व्हाइट पल्प वाला रीजन है उसमें जो आर्टरीज होती हैं उनकी पेरीफेरी पे जाके ये टी सेल्स डिपॉजिट हो जाती हैं और एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसको हम बोलते हैं पेरी आर्टेरियोलर लिम्फॉइड सीथ। तो ये आर्टरी के पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, जब लेकिन जो बी सेल्स होती हैं वो थ्रू आउट द व्हाइट पल्प प्रेजेंट होंगी।
अब बात करते हैं जीआईटी में। तो जीआईटी में जो हमारी बी सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं माल्ट में। किसमें? माल्ट्स में, जिसको हम पेयर स्पेसिस भी बोलते हैं। माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब ये क्या होता है? तो आपको पता है कि आपकी जीआईटी में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या पाई जाती है? विलाई पाई जाती है। ठीक है, जिजुनम इज एंड इलियम वाले एरिया में विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बेस पे हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मार्ट या पेयर पेचेस। तो ये हमारा क्या है? मार्ट एंड पेयर पेचेस क्या है? लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द बॉडी। यहां पे जाके ये हमारी जो बी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? सेटल डाउन होती है। अच्छा, ये तो हमने बी सेल्स का बात कर लिया। अब मैं बात करूं टी सेल्स। तो टी सेल्स कहां प्रेजेंट होती हैं? तो ये विलाई जो है ये मिलकर बनी होती है एपिथेलियल सेल्स से। किससे? एपिथेलियल सेल्स थी। तो इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर, इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? टी सेल्स पाई जाती हैं। तो दे फाउंड इन द इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। तो आपको ये क्लियर हो गया कहां जाके सेटल होंगी बी लिम्फोसाइट्स, कहां जाके सेटल होंगी। इम्यूनिटी की बात करें तो मैं वो आपको बता चुका हूं कि आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं? एंटीबॉडी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका काम होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। क्या काम होता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो अगर एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर रही हैं तो इम्यूनिटी भी कौन सी प्रोवाइड कराएंगी? एंटीबॉडी वाली। तो ये प्रोवाइड कराती हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। बेसिकली जो टी सेल्स होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि जो टी सेल्स होती हैं वो खुद चल के जाती हैं उस एंटीजन के पास, उस पैथोजन के पास, और खुद जाके उसको किल करती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, क्योंकि सेल खुद जा रही हैं एनकाउंटर करने। लेकिन यहाँ पे बी सेल खुद नहीं जाती, बी सेल एंटीबॉडी बना के भेज देती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये बेसिक बातें कर ली हमने बी लिम्फोसाइट के बारे में, और हमने इनका कंपैरिजन भी देखा टी लिम्फोसाइट्स के साथ। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे बी लिम्फोसाइट के बारे में। तो बी लिम्फोसाइट्स का जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी की इकलौती ऐसी सेल्स हैं, द ओनली सेल इन द बॉडी विच कैन फॉर्म द एंटीबॉडीज आर द बी लिम्फोसाइट्स। यानी हमारी बॉडी में वो सेल्स जो एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी रखती हैं वो सिर्फ कौन है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? बी लिम्फोसाइट्स। अब एंटीबॉडी बना रही हैं तो इम्यूनिटी कौन सी प्रोवाइड करेंगी? जाहिर सी बात है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाता है। अब ये एंटीबॉडी बात कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी है क्या है? इनके बारे में बहुत डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डालूंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। या छोटे में बात करूं तो एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। इनको बनाता कौन है? तो बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। इनकी जो शेप होती है वो वाई शेप्ड होती है, और खास बात यह है कि जो भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा उसके लिए स्पेसिफिक होती है, यानी स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन। हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्पेसिफिक होगा। साल्मोनेला टाइफी है तो उसके लिए स्पेसिफिक होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसके लिए अलग होगा, वायरस है कोई तो उसके लिए अलग होगा। तो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक शेप होता है एंटीबॉडी का। एंड इट मार्क फॉरेन एंटीजन फॉर देयर न्यूट्रलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन बाय अदर इम्यून सेल्स। ठीक है, और क्या कर सकती हैं ये? उस पैथोजन को जो एंटर किया बॉडी में, जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में एंटर किया है उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इनके बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं: आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। गम दे, ट्रिक क्या है? गम दे। ठीक है, तो ये 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करता हूं बी लिम्फोसाइट्स के सीडी मार्कर के बारे में। अब ये क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि लिम्फोसाइट्स हमारी कई तरह की होती हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक था एनके सेल, एक था हमारा टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, एक था हमारा बी सेल्स। इसमें भी कई टाइप थे, एक था टी हेल्पर, एक था टी किलर। तो अब आता है बात के साथ पहचानेंगे कैसे? हम कैसे पहचानेंगे कि ये बी सेल है किसी लिम्फोसाइट को देख के, या कैसे पहचानेंगे वो टी सेल है, टी सेल में भी टी हेल्पर है या टी किलर है? तो हमको पहचानना आना चाहिए। तो पहचानने के लिए क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं, चाहे बी सेल हो, चाहे टी सेल हो, चाहे एनके सेल हो, इनकी सेल के सरफेस पे कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सीडी मार्कर्स। इन सीडी मार्कर की हेल्प से हम सेल को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? अगर किसी सेल के पास CD3 प्रोटीन है तो वो टी सेल को रिप्रेजेंट करेगा। किसी के पास CD3 के साथ साथ CD4 भी है तो वो टी हेल्पर सेल को डिनोट करेगा। किसी के पास CD3 के साथ CD8 भी है तो वो टी किलर को डिनोट करेगा। किसी के पास CD19 है तो वो बी लिम्फोसाइट को डिनोट करेगा। बात समझ में आई? तो इनकी हेल्प से हम पहचानते हैं।
बी लिम्फोसाइट को पहचानने का जो पेन मार्कर है, पेन मार्कर का मतलब होता है ऐसा सीडी मॉलिक्यूल जो हर बी लिम्फोसाइट में पाया जाएगा, यानी हर बी लिम्फोसाइट्स में CD19 तो होगा ही होगा, तो CD19 को हम पेन बी सेल मार्कर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और जो हमारे CD मार्कर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं बी लिम्फोसाइट के ऊपर, लाइक CD10, CD20, 21, 22, 23, CD40 एंड CD79A एंड CD79B। जो CD79A 79B है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करते हैं इन बी लिम्फोसाइट। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट में CD3 बताया था मैंने। तो CD3 जो था ये तो एक तो आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता था, यानी CD मार्कर भी था, साथ ही साथ ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करता था। CD3 किसके अंदर, टी सेल के अंदर सिग्नल कोई आया, इसको अंदर ट्रांसडक्शन का काम करने का काम किसने कर दिया, CD3 ने कर दिया। लेकिन वहीं मैं बी सेल के बारे में बात करूं तो बी सेल के अंदर CD19 जो है ये तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए है, लेकिन जो आपका CD79A है और CD79B है वो क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं। कोई भी मैसेज आएगा इसको अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, पहचानने के तरीके समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं बी सेल रिसेप्टर के बारे में। देखो कोई भी सेल जो होती है उसके पास रिसेप्टर होते हैं, किसको पहचानने के लिए, एंटीजन को पहचानने के लिए। बी सेल को एंटीजन को पहचानना है, पहचानेगी कैसे, बिना रिसेप्टर के। तो एंटीजन को पहचानने के लिए, जो फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर कर रहा है उसको पहचानने के लिए बी सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, और इन रिसेप्टर का नाम होता है IgM एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एंड IgD एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो ये जो IgM और IgD एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है ये क्या है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है। ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक रिसेप्टर। जो एंटीजन आएगा बाहर से उसको पहचानने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक्टिवेट कैसे होंगी और कैसे एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाएंगी उसका मैकेनिज्म समझते हैं। एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। एंटीजन बॉडी में एंटर कर चुका है, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट कैसे होंगी, वो कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा तो उसको पहचानने के लिए बी सेल के पास क्या है, रिसेप्टर्स है, दिस IgM एंड IgD रिसेप्टर। तो बेसिकली इनके पास एक रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं BCR कॉम्प्लेक्स, बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसकी हेल्प से ये एंटीजन को पहचानेंगे, बी लिम्फोसाइट्स पहचानेंगे और एक्टिवेट भी हो जाएंगे और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करेंगे। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है एंटीजन, ये आपकी बॉडी में आया। इस एंटीजन को पहचानने के लिए बी सेल के पास क्या है, बी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या है, बी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब इस बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में क्या है, IgM है, देखो आपको यहां ये IgM दिख रहा है, साथ ही साथ क्या है Ig अल्फा, ये आपको Ig अल्फा दिख रहा है, और ये Ig बीटा। Ig अल्फा Ig बीटा क्या है, CD79A और CD79B। ये तीनों मिलके एक बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो आने वाले इस एंटीजन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा ये कौन सा एंटीजन है। और जैसे ही पहचान लेगा तो पहचानने के बाद एक सिग्नल जनरेट कर देगा सेल के अंदर कि एंटीजन आ गया है, एंटीबॉडी बनानी है। बात समझ में आ गई। इसमें और टी सेल वालों में क्या डिफरेंस है, टी सेल में जो ये एंटीजन आया था इस एंटीजन को लेके आई थी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपने साथ। यहां एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं आई हैं, यानी कि जो बी सेल जो होती हैं ये जो रिकॉग्नाइज करती हैं, क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं एंटीजन को। इस रिकॉग्नाइजेशन के लिए इन्हें आपकी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है या MSC मॉलिक्यूल है उनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एंटीजन को क्या कर सकती हैं, आइडेंटिफाई कर सकती हैं, रिकॉग्नाइज कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, पहचान लिया इसने एंटीजन को, इस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने सेल के अंदर एक मैसेज भेज दिया कि एंटीजन आ चुका है, हमको एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है। तो कैसे होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, देखिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें कैसे मिलेगी, कैसे एंटीबॉडी बनेगी। तो मैंने आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट्स जो थी वो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट कैसे हुई थी कि एंटीजन आया था, BCR कॉम्प्लेक्स जो था वो उसने रिकॉग्नाइज किया, यहां वही तो एंटीजन आया है, ये वाला एंटीजन आया है, BCR कॉम्प्लेक्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और अंदर क्या है, एक सिग्नल जनरेट हो गया है। चलो, एक तो ये तरीका है इनके एक्टिवेशन होने का जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा तरीका होता है कि मान लीजिए कोई एंटीजन टी हेल्पर सेल के पास आया है
कोई एंटीजन मान लीजिए इन बी लिम्फोसाइट्स के पास नहीं आया, लेकिन किसके पास आया है, टी लिम्फोसाइट्स के पास आया है, टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल के पास आया है। तो टी हेल्पर सेल्स क्या कहेंगी, एक मैसेज भेजेंगी एक मैसेंजर के थ्रू, ये मैसेंजर है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 4 के थ्रू एक मैसेज भेजेंगी बी लिम्फोसाइट को कि एक एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, उसको हमें किल करना है। बी लिम्फोसाइट तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी और वो अपनी जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगी, प्रोलिफरेशन एंड क्लोनल एक्सपेंशन स्टार्ट कर देंगी, जिससे बी सेल का एक मास क्रिएट हो जाएगा, एक क्लोनल सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इस क्लोनल सेक्शन में कुछ बी सेल्स जो होंगी वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी, इम्यूनोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन करेंगी, और कुछ सेल्स जो होंगी वो मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, उस एंटीजन से रिलेटेड मेमोरी क्रिएट करने की, ताकि सेकेंडरी कभी वो एंटीजन दोबारा आए तो इसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय किया जा सके। अच्छा, ये एंटीबॉडी जो बन रही है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन्स बन रही है, इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो इनका फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि कोई भी पैथोजन है या टॉक्सिन है तो उसको हमारी बॉडी की सेल के अंदर एंटर करने से रोकना। इनका फंक्शन है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब यह है कि अगर ये कोई एंटीजन है तो इसकी कोटिंग कर देना, इस कोटिंग से जो हमारी बॉडी की WBCs है वो इसको पहचान पाएंगी इजीली कि ये कोटेड वाला जो है इसी को मारना है। दिस इज ऑप्सोनाइजेशन। तीसरा काम है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि जो आपकी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जो होती है ये अपने साथ कई सारे एंटीजेंस को बाइंड कर लेती है। क्या कर लेती है? कई सारे एंटीजेंस को बाइंड कर लेती है और उनको एक साथ क्लम्प करके खत्म कर देती है। एक साथ क्लम्प करके क्या कर देती है? खत्म कर देती है। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो ये फंक्शन होते हैं एंटीबॉडीज के, और इसके अलावा और भी अदर फंक्शन होते हैं, बट ये मेन फंक्शन होते हैं। और डिटेल में जब मैं एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में बताऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी बन गई कैसे? 20 लिम्फोसाइट्स ने क्लोनल सेक्शन किया, प्लाज्मा सेल्स बनाई और उन प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। एंटीबॉडी कितने तरह की बनती है? तो मैंने आपको बताया था 5 तरह की एंटीबॉडी मेनली बनती है। ये उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। IgG सबसे ज्यादा पाई जाती है और IgE सबसे कम पाई जाती है। इन एंटीबॉडीज के एक एंटीबॉडीज के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन ये कुछ फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन जैसे कि IgG की बात करें तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को मेनली प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा अदर फंक्शन भी करती है। IgA का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करी जाए तो हमारी बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। IgM के बारे में बात करूं तो ये हमारी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में अगर कोई एंटीजन पैथोजन आता है तो उसकी किलिंग में हेल्प करते हैं। IgD की बात करें तो ये क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। IgE की बात करें तो इनका रोल रहता है रीजनल हाइपरसेंसिटिविटी, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हाइपरसेंसिटिव शो करता है एलर्जी वाले केस में, उस केस में इनका यूज होता है। तो डिफरेंट एंटीबॉडीज के डिफरेंट रोल होते हैं। कुछ मेन रोल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आइसोटाइप स्विचिंग। आइसोटाइप स्विचिंग क्या है? बेसिकली ये एक इंटरेक्शन है किसके बीच में? बी लिम्फोसाइट्स के बीच में और टी लिम्फोसाइट के बीच में। ये इंटरेक्शन क्यों है समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स है उसकी बॉडी पे, उसके सेल के सरफेस पे 2 रिसेप्टर है, एक IgM रिसेप्टर और एक IgD रिसेप्टर। जब भी कोई एंटीजन इस बी सेल से इंटरेक्ट करता है तो अभी इस टाइम पे इस बी सेल के पास ये कैपेसिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ IgM एंटीबॉडी बना सकती है। IgD भी बहुत कम बनाती है, बहुत मतलब बनाती नहीं है, नेग्लिजिबल। अब क्योंकि एंटीजन इंटरेक्ट किया है और इसके अंदर अभी बी सेल के पास कैपेसिटी है कि वो सिर्फ IgM एंटीबॉडी बना सकती है। ये बात सही है कि जो IgM एंटीबॉडी होगी वो इम्यून रेस्पॉन्स को इनिशिएट कर देगी, लेकिन IgM एंटीबॉडी हर जगह यूज में नहीं आ सकती, हर जगह उतना इफेक्टिव नहीं हो सकती जितना अदर एंटीबॉडीज हो सकती हैं। तो ये जरूरी है कि हम अदर एंटीबॉडीज भी बनाएं, हम IgG बनाएं, IgA बनाएं, IgE बनाएं, क्योंकि IgG जो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन में, वो IgM नहीं कर सकता। IgA जितना अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है म्यूकोसल सरफेस को, उतना IgM नहीं कर सकता। IgE जितना अच्छा रेस्पॉन्स शो कर सकता है एलर्जिक रेस्पॉन्स में या पैरासाइट इन्फेक्शन में, उतना IgM नहीं कर सकता। तो हमें जरूरत है कि हम सारी एंटीबॉडी बनाएं, लेकिन फिलहाल इस बी सेल के पास कैपेसिटी है कि ये सिर्फ IgM एंटीबॉडी बना सकती है। तो बेसिकली इस बी सेल को हर तरह की एंटीबॉडी बनानी है। तो हर तरह की एंटीबॉडी बनाने के लिए इसको एक चेंज में जाना पड़ेगा, अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा, एक स्विचिंग में जाना पड़ेगा, और उस स्विचिंग को हम बोलते हैं आइसोटाइप स्विचिंग। तो जब ये बी सेल आइसोटाइप स्विचिंग में जाती है तब ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी अपने अंदर जनरेट कर पाती है। इस आइसोटाइप स्विचिंग को हम क्लास स्विचिंग रिकॉम्बिनेशन मेथड भी बोलते हैं। ये कैसे होता है उसको समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कोई बी सेल थी, बी लिम्फोसाइट थी,
ये इसके पास आईजीडी रिसेप्टर, ये इसके पास आईजीएम रिसेप्टर। आईजीएम रिसेप्टर मैंने आपको बताया था बीसीआर कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, बी सेल रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, हमने समझा था ना यहाँ पे। अभी कहाँ समझाता, यहाँ समझाता, ये देखो ये जो आईजीएम है ये वाला, ये पार्ट है ना किसका, इस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, ये देखो है ना। तो बेसिकली कोई भी एंटीजन एंटर किया बॉडी के अंदर, कोई भी एंटीजन जो था वो एंटर किया बॉडी के अंदर, बी सेल के पास गया, बी सेल में भी बी सेल रिसेप्टर के पास गया। अब जब बी सेल रिसेप्टर के पास गया तो इसने किसको एक्टिवेट कर दिया, आईजीएम को। तो ये आईजीएम तो बना देगा, बट आईजीएम इस एंटीजन को मारने के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमको अदर एंटीबॉडीज भी चाहिए। तो ये बी सेल क्या करेगी, ये बी सेल हेल्प के लिए जाएगी टी सेल के पास, टी सेल से कहेगी कि मेरे पास एक एंटीजन आया है, बस उस एंटीजन को अकेले आईजीएम की हेल्प से किल नहीं किया जा सकता, यानी आईजीएम की हेल्प से उसको अकेले किल नहीं किया जा सकता। तो ये बी सेल जो है वो किसके पास जा रही है, टी सेल के पास। अब टी सेल इस बी सेल को कैसे पहचानेगी, तो बी सेल जो होती है इसके पास होता है CD40 रिसेप्टर, और ये टी सेल जो होता है इसके पास होता है CD40 रिसेप्टर लिगेंड। इसकी हेल्प से ये बी सेल इस टी सेल को पहचानेगी और आपस में इंटरेक्ट करेंगी। जब इंटरेक्ट करेंगी तो ये टी सेल जो है ये अपने टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से इस बी सेल के पास जो एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और देखेगा कि हाँ बात सही है, आईजीएम अकेली तो इस एंटीजन को नहीं मार सकती, तो हमें क्या करना है, अदर एंटीबॉडीज बना दी। तो अदर एंटीबॉडीज बनाने के लिए ये जो टी सेल्स हैं ये एक इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगी जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 4। ये इंटरल्यूकिन 4 जो होता है ये जाके एक्ट करेगा कहां पे, इन बी लिम्फोसाइट्स पे, और इनको एक प्रोसेस में डाल देगा जिसको बोलते हैं आइसोटाइप स्विचिंग। और इस प्रोसेस में जब बी सेल चली जाएगी तो उसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाएगी कि वो डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी IgG, AMDE सारी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बी लिम्फोसाइट्स, अबाउट द आइसोटाइपिक स्विचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।